नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी IAS पीस पर स्वागत है। अब मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो BPSC 68वीं और साथ में सचिवालय सहायक जिसे मिनी IAS कहा जाता है, दोनों के लिए ही VBI है। इसे मिनी IAS क्यों कहा जाता है सुन लें, क्योंकि ये सचिवालय सहायक जो है ये प्रमोशन के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी भी स्टेट में IAS ऑफिसर बनते हैं, लेकिन इसके साथ एक खासियत है कि सचिवालय सहायक प्रमोशन के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मिनी IAS कहा जाता है। इस 7th लेवल का जॉब है मिनी सचिवालय सहायक का। तो BPSC में भी 7th लेवल का बहुत सारे पोस्ट है और सचिवालय सहायक में भी सचिवालय सहायक जो है ऑलरेडी 7th लेवल का पोस्ट है जो प्रमोशन से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनते हैं, इसीलिए इसे मिनी IAS कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ BPSC 68वीं और साथ में मिनी IAS सचिवालय सहायक जिसे मिनी IAS कहा जाता है, दोनों के लिए VBI है। तो क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन सुनने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन रहा कि ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मतलब क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। 67वीं BPSC का PT हुआ था, उसमें पूछा गया था जो बिडेन किस क्रम के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और 67वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था PT का, उसमें पूछा था भारत के 15वें राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो क्रम भी पूछा जाता है, कभी कभी क्रम पूछ देगा आपको, चीफ जस्टिस का, RBI के गवर्नर का पूछ दिया जाता है, तो क्रम पूछा जाता है। तो ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस क्रम के हैं? A 57वां, B 53वां, C 72वां और D 55वां और साथ में E ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका A 57वां। वहाँ का ब्रिटिश प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। भारतीय नहीं, भारतीय मूल के, इनके माता पिता भारतीय थे, इसके पिताजी भारतीय थे, ठीक है। आगे देखें, 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है। 64वीं 65वीं BPSC में ऐसा क्वेश्चन आया था कि फ्रांस के जो चुनाव हुआ था फ्रांस में, उसमें पॉलिटिकल पार्टी सबका नाम पूछ दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी के सदस्य हैं? A लेबर पार्टी, B कंजर्वेटिव पार्टी और C उदारवादी पार्टी और D है लिक्विड पार्टी और 5वां ऑप्शन E ऑप्शन लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा B कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। कौन? ऋषि सुनक जो है कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड अपनाते तो पहले D को पहले एलिमिनेट करते कि D जो है ब्रिटेन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है लिक्विड पार्टी, ठीक है। तो 3 ही पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उदारवादी पार्टी और लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी जो दिख रहा है A ऑप्शन में, इससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इससे कई बार आ चुका है। लेबर पार्टी कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार थी। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे देखें। हाँ, और दादा भाई नौरोजी जो है उदारवादी पार्टी से वहाँ के सांसद बने थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के जो सांसद बने थे ब्रिटेन में, किस पार्टी से बने थे? तो उदारवादी पार्टी से सांसद बने थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? A रानीपुर, B दुधवा, C पीलीभीत और D अमनगढ़ और 5वां ऑप्शन E ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा A। कहाँ? रानीपुर। रानीपुर कहाँ है? UP में है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा UP से भी कि 53वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित हुआ है, बनाया गया है? तो UP में, उसका नाम क्या है? रानीपुर। और UP में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 4 टाइगर रिजर्व हो गए, पहले से 3 थे, पहले से 3 जो ऑप्शन B, C और D ऑप्शन में दिख रहा है, UP में पहले से टाइगर रिजर्व है। और रानीपुर UP का 4था टाइगर रिजर्व हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1972 में, जिसको उसको संरक्षण देने के लिए की शुरुआत किया गया था, ठीक है। बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है और एक दूसरे टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है, उस पर काम चल रहा है कैमूर में, ठीक है। हम देखें, चौथा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन इजराइल के PM हैं? यह है एयर लैपिड, B है ओलाफ स्कल्ज, C है बेंजामिन नेतन्याहू और D है
जियो जॉर्जियो मेलोनी, और पाँचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, यार लैपिड जो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री था, ठीक है। और बी ऑप्शन जो दिख रहा है, बी ऑप्शन में ओलाफ स्कल्ज, ओलाफ स्कल्ज जो दिख रहा है जर्मनी का चांसलर लिखा है, लिखिए चांसलर जर्मनी, चांसलर जर्मनी, ये जर्मनी का चांसलर है, ठीक है। चांसलर जर्मनी, जर्मनी का चांसलर है। और डी ऑप्शन जो दिख रहा है जियो जॉर्जियो मेलोनी, ये कहाँ का? इटली का पीएम है, ये पीएम इटली, पीएम इटली। देखिए इस सभी नए बने हैं, नए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्ट हुए हैं। तो इस सब पर क्वेश्चन आ सकता है। ये भी नए हैं, ओलाफ स्कल्ज नए हैं, जियो जॉर्जिया मेलोनी नए हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। 30 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको मान के चलना होगा कि मैं चारों ऑप्शन को सेट करता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन में चारों ऑप्शन मैंने सेट किया है, तो इस पर करीब 100-120 के आसपास क्वेश्चन है। अब लोग अंत तक बने रहे, सभी क्वेश्चन के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जियो जॉर्जिया कहाँ? इटली का पीएम है। ओलाफ स्कल्ज कहाँ? जर्मनी का चांसलर है। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ? ये इजराइल का पीएम है, ठीक है। हाँ, ये जो दिख रहा 2 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था, अभी दिख ही रहा, लिक्विड पार्टी कहाँ? इसी की पार्टी है, बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, इजराइल की पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी कौन सी है? तो लिक्विड पार्टी है, ठीक। 5वां क्वेश्चन पाइए आप। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, देखिए ऑप्शन में ए सतीश रेड्डी, ए ऑप्शन में है जी सतीश रेड्डी, बी है समीर बी कामत, सी राजीव कुमार, और डी है गिरीश चंद्र मुर्मू, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। लेकिन आप लोग एक नज़र डालते ही लगेगा ए ऑप्शन पर जी सतीश रेड्डी। बीपीएससी भी इस तरह का क्वेश्चन पर फ्रेमिंग करता है, बहुत सारे एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो अपॉइंट होते हैं उससे पहले जो रहते हैं उसका नाम ए ऑप्शन में दिया आता है, ठीक है। तो जी सतीश रेड्डी बी समीर बी कामत से पहले थे, अभी नए बने हैं समीर बी कामत, जी सतीश रेड्डी पहले थे। तो पहले ही जाते ही आप गलती करने के लिए ए ऑप्शन में दिया आता है पहले वाले, ठीक है। और सी ऑप्शन जो है राजीव कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी ये क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, राजीव कुमार। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के अध्यक्ष, क्या है? अध्यक्ष कैग, अध्यक्ष कैग, सीएजी के अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ए गुरुग्राम, बी पटना, सी चेन्नई, डी गांधीनगर, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। राइट, इसका राइट आंसर होगा ए, क्या? गुरुग्राम में खोला गया है ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा गुरुग्राम में खोला गया। कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम से एक और क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ से हुई, स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है, और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन पाइए, किस राज्य ने पहला वैज्ञानिक एटलस स्थापित किया है? ए गोवा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, और डी केरल। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा डी केरल। मतलब वैज्ञानिक एटलस कहाँ स्थापित हुआ है? केरल। और केरल से बहुत सारे अभी करंट में क्वेश्चन बने हैं। यहाँ क्या है? ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुआ है। देखिए यहाँ देखें 8वां क्वेश्चन देखें, ये 8वां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है भारत का स्थान? तो ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन है 50वां, बी है 82वां, सी 87वां, डी 84वां, 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 85वां। भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है। 9 नंबर क्वेश्चन पाइए, AK-203 एसाल्ट राइफल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ए अमेठी, बी लखनऊ, सी मेरठ, और डी नोएडा। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। ऑप्शन में देखें कि चारों ऑप्शन जो है यूपी का ही है। अमेठी भी यूपी में है, लखनऊ भी यूपी है, और राजधानी है यूपी की, मेरठ भी है और नोएडा भी है। ठीक है, तो इसे कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए अमेठी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ये देख ले, तो मतलब क्या है, एसॉल्ट राइफल जो निर्माण किया जा रहा है वो किस राज्य में निर्माण किया जा रहा है? तो यूपी में। अमेठी जो है स्मृति ईरानी का ये संसदीय क्षेत्र है, पहले राहुल गांधी का हुआ करता था। ठीक है, एसॉल्ट राइफल। और किस देश, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? तो रूस की सहायता से। किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। रूस की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है,
आगे मैं बताऊंगा किस कंपनी का नाम किस कंपनी की सहायता से भी बनाया जा रहा है, तो रूस की सहायता से बनाया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, नौसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास चीरू 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ठीक है, युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन है रूस, चीन, ईरान। बी है पाकिस्तान, चीन, ईरान। सी है भारत, नेपाल, रूस। डी है श्रीलंका, म्यांमार और रूस। पांचवा ऑप्शन ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए, रूस, चीन और ईरान के मध्य जो है चीरू सैन्य अभ्यास, नौसेना सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। ठीक है, आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश द्वारा सी डोम नई नौसेना सी डोम, देखिए सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। यहाँ सफल होगा, सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें, ए फ्रांस, बी चीन, सी अमेरिका, डी इजराइल। पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी इजराइल। किसने किया? इजराइल ने किया, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने का प्रथम जिला है। प्रत्येक गांव में देखिए यहाँ देखिए, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने वाला प्रथम जिला कौन सा? ए पूर्णिया, बी है जामताड़ा, सी पटना और डी हजारीबाग। पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा बी जामताड़ा। ये कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। अगर राज्य का नाम पूछ दे कहाँ होगा? झारखंड होगा। ठीक है, जामताड़ा झारखंड। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन इस पर बनता है, ये पूछा जा रहा है प्रत्येक गांव में, लेकिन प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय कहाँ खोला गया है? तो ये पूर्णिया। प्रत्येक पंचायत में जब पूछा जाएगा, प्रत्येक पंचायत तो अपना बिहार का पूर्णिया आएगा। प्रत्येक पंचायत पूर्णिया में और प्रत्येक गांव में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक गांव में खोला गया जो झारखंड में है। पूर्णिया क्या है? बिहार में है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला प्रथम राज्य है। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला प्रथम राज्य है, देखिए ए ऑप्शन में सिक्किम, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी मणिपुर और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाले, तो आपको एक नज़र में लगेगा सिक्किम। ठीक है, क्योंकि 4-5 सालों से सुनते आ रहे हैं सिक्किम क्या है? जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है। इसमें बीपी से 63 64 में क्वेश्चन आ चुका है कि जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो सिक्किम है। इसके लिए इसको पुरस्कार भी मिला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, जैविक कृषि, लेकिन क्या है? कार्बन न्यूट्रल कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। कहाँ? केरल में किया गया है कार्बन न्यूट्रल कृषि। और जैविक कृषि कहाँ? जैविक कृषि, तो इसके लिए स्टार्ट के प्रथम जो शुरुआत किया था जैविक कृषि वो सिक्किम किया था। ठीक है, अब आए आगे 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। ऑप्शन देखिए, कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। ए है पल्ली गांव, बी है बेला, सी राजापाकर, डी सुसंड है। पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो 14 का राइट आंसर होगा ए। कौन सा? पल्ली गांव। ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? JNK में है। ठीक है, JNK में है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित का एक पंचायत, पहला पंचायत जिसने कार्बन न्यूट्रल पंचायत का दर्जा प्राप्त किया है? तो जम्मू कश्मीर में, पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। आपको बेला, राजापाकर, सुसन जो दिख रहा है ये भी पंचायत है, ये बिहार के किसी जिले का है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के विजेता है। कौन सा विजेता है? ऑप्शन देखिए, ए हरियाणा, बी है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी बिहार और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन। जिसका राइट आंसर होगा सी कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा यूनिवर्सिटी? नाम ही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो किस यूनिवर्सिटी को मिला? किस यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी विजेता है? जैन यूनिवर्सिटी लिखे, जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखें, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन है केरल, बी पंजाब, सी बिहार, डी असम और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा आपको असम होगा। राइट आंसर क्या है? असम है।
17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोड मैप पर समझौता किया है? 17वां नंबर क्वेश्चन। तो ए है जापान, बी है फ्रांस, सी चीन और डी श्रीलंका। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो आपको एक नज़र में श्रीलंका भी लगेगा, बगल में है, तो महासागरीय शासन रोड मैप पर का समझौता किया हो या चाइना के साथ, सब आप गलत जाएंगे। राइट आंसर होगा बी, किसके साथ? फ्रांस के साथ हुआ है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह भी मातृभाषा बड़ा चर्चा में है और 2-3 सालों से ऐसे खबरें आ रही है बार बार कि प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाए, तो यही चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? क्योंकि कहा जाता है जो चर्चा में हो पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। ए है 21 फरवरी, बी 9 जनवरी, सी 15 मार्च, डी 5 जून और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा 21 जनवरी। 21 जनवरी क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। 15 मार्च जो है ये उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 5 जून जो है ये जलवायु दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ए ऑप्शन में है दिल्ली, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी यूपी और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो आप लोग एक नज़र में जाएगा कि डी यूपी होगा, क्योंकि अभी वहाँ बड़ा धर्म की बातें हो रही है, ठीक है, कि यूपी होगा। तो आप गलत जाएंगे, यूपी या गुजरात का आपका पहला आपका नज़र मतलब लगेगा कि सही आंसर होगा यूपी या गुजरात, ए या डी, लेकिन गलत होंगे आप लोग। बी आंसर होगा कहाँ? पश्चिम बंगाल। सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, ठीक है। अब आ गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखें कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ए तेलंगाना है, बी तेलंगाना, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी सिक्किम और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला वानिकी विश्वविद्यालय, तो हरियाणा में तो वन है ही नहीं, सबसे कम वन हरियाणा में है, तो वहाँ वानिकी विश्वविद्यालय की संभावना कम लगती है। आप लोग को सी ऑप्शन लगेगा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल में भी क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, तो आप लोगों को लगेगा मध्य प्रदेश। या सिक्किम में भी पहाड़ी राज्य है सिक्किम, हिमालय से लगा हुआ है, तो वो भी गलत होगा। राइट आंसर होगा आपका ए, कहाँ? तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है, कहाँ? तेलंगाना में। और एक बात और जाने कि वानिकी विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय जो है विश्व का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले 2 देशों में बन चुका है, रूस और चीन। कहाँ? रूस एंड चीन, ठीक है। और ये क्या है? भारत का विश्व का तीसरा है, यहाँ लिख ले, भारत का पहला और विश्व का तीसरा, ठीक है। तो तीसरा है, तो पहला दूसरा कहाँ है? रूस और चीन में है, ठीक है। अब आ गए 22वां क्वेश्चन देखें, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ए है 1 जुलाई 2022 से, बी है 12 अगस्त 2022 से, सी है 10 मार्च 2022 से और डी 5 जून 2022 से। 5वां ऑप्शन राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन मार्केट में अभी अवेलेबल ही मिल रहा है, ठीक है। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। 23वां क्वेश्चन देखें, 23वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी यूपी, सी केरल, डी गोवा और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो कितने हैं? 14 हैं, 14 रामसर स्थल है, ठीक है। और सेकेंड स्थान पर कौन है? यूपी है। यहाँ के कितना है? 10 है। कितना है? 10 है, ठीक है, यहाँ 10 है। लेकिन अब पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, तो 75 है। कितने हैं? 75 है, ठीक है। और विश्व रामसर स्थल क्या है? आर्द्र भूमि के लिए ये
से संबंधित है, ठीक है, आर्द्र भूमि से संबंधित। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था, मीटिंग हुआ था कि आर्द्र भूमि स्थल को संरक्षण दिया जाए, ठीक है, 1971 में ईरान के रामसर शहर में। तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिखे 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। यहाँ कई क्वेश्चन बनेगा आपको। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। और उसके बाद सेकेंड स्थान पर कौन है? यूपी में कितना है? 10 है, तमिलनाडु में 14 है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर बिहार से क्वेश्चन आएगा तो बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो बिहार में एक ही रामसर स्थल है, कांवड़ झील, जो बेगूसराय में है। बीपीएससी 67वीं का जो पीटी री एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है। क्या है वो? कांवड़ झील जो है, गोखुर झील भी है। और बिहार का सिंगल वो क्या है? रामसर स्थल है, कांवड़ झील। कहाँ? कांवड़ झील है, ठीक है। कांवड़ झील बेगूसराय जिले में। कहाँ? बिहार के बेगूसराय जिले में है, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा गोखुर झील है। यहाँ जाने कि गोखुर झील, आप जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बड़े क्लियर में उसमें दिया है, लिखा है गोखुर झील किसे कहा जाता है? जब नदी जो है, नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, इस तरह से प्रवाहित होती है, और समय के साथ क्या होता है, ये जो है ये नई धारा बन जाती है, और ये पोर्शन जो है कट जाती है। तो यही कहलाता है गोखुर झील कहलाता है, ठीक है, यही कहलाता है गोखुर झील। तो विश्व का सबसे बड़ा गोखुर झील कहाँ है? बेगूसराय में कांवड़ झील जो है। बीपीएससी 67 पीटी री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। कई क्वेश्चन इस पर बन गए हैं आपके, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो यही जो है, जब नई धारा इस तरह से बन जाती है, जब नई धारा इस तरह से बन जाती है, हाँ, तो यही जो है, और नई धारा इस तरह से बन जाती है, और ये जो भाग होता है यही कहलाता है गोखुर झील कहलाता है, ठीक है। यही को गोखुर झील कहलाता है। इसी कहलाता क्या कहलाता है? गोखुर झील। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप लोग, बड़ा क्लियर में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया? किस देश? ए अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी जापान। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है, राइट आंसर होगा सी जर्मनी। किसने लॉन्च किया है? जर्मनी। किसने? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अभी डीजल से, कोयला से चलता था, डीजल चलता था, और भारत में इलेक्ट्रिक से चलने लगा, और लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाला भी ट्रेन लॉन्च हो गया। कहाँ? जर्मनी में। 25वां क्वेश्चन देखिए। देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। समुद्री शैवाल, ठीक है, समुद्री शैवाल। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ से भी इतना जाने कि शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया। ए केरल, बी गोवा, सी तमिलनाडु, और डी गुजरात। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है, तो आंसर होगा इसका सी। कहाँ? तमिलनाडु में। 26वां क्वेश्चन देखें। 17वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना प्रतिशत है? यहाँ देखिए, बिहार में कुल 17वीं वन रिपोर्ट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी जो वन रिपोर्ट आई है वो कौन सी वन रिपोर्ट है? तो 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। उसके अनुसार बिहार में कुल, देखिए यहाँ कुल वनावरण कितना प्रतिशत है? वनावरण कितना प्रतिशत है? तो आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए। ए है 9.35, बी है 7.84, और सी है 8.3252, और डी है 10.32। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा सी। और डी ऑप्शन जो दिख रहा है, डी ऑप्शन है, ये जो है कुल वनावरण प्लस कुल वृक्षावरण है बिहार का, 10.32 है, ठीक है, 10.32 है। तो कुल वृक्षावरण कितना है? तो 2.48 होगा। आगे देखें, 2.48 होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, 27वां क्वेश्चन है। बिहार में कुल वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? ये 8 होगा। ये कितना है? 2.8। इसको ठीक कर लें, ठीक है, 2.8। ए 2.48, बी है 2.46, सी है 2.25, और डी है 2.42%, और 5वां ऑप्शन। तो राइट आंसर यही होगा 2.48। अब इसे जोड़ेंगे 7
यहाँ देखिए 784 और 248, तो यही आएगा आपका 1032। ये कितना है? ये कुल है वृक्षावरण है, मतलब वृक्षों का प्रतिशत है 2.48%। कुछ वनावरण है वन 784, तब दोनों को जोड़ देंगे तो 10-32% हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है बिहार में कुल वनावरण प्लस कुल वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो 10-32%, मतलब 10.32% है। ठीक है, याद करने का तरीका अब याद करेंगे 7.84%, तो समय ज़्यादा लगेगा, अब जल्दी याद भी नहीं होगा। 2.48%, सीधे याद रखें 784, 248, 1032। ठीक है, आगे बढ़ें। 28वां क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? ए अवध बिहारी चौधरी, बी है विजय कुमार सिन्हा, सी है सम्राट चौधरी, और डी है देवेश चंद्र ठाकुर, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए डी, देवेश चंद्र ठाकुर। ये एमएलसी है, विधान परिषद है, तो वहाँ विधान परिषद सदस्य एमएलसी कहा जाता है। ठीक है, तिरहुत के शिक्षा क्षेत्र से ये चुन के आए हैं। ठीक है, और अवध बिहारी चौधरी जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष है। अवध बिहारी चौधरी कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा जो है इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, अभी क्या है? विरोधी दल के नेता विरोधी दल, ये बीजेपी के हैं। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से है, क्वेश्चन इसे भी आ सकता है किस पार्टी से? आरजेडी से। और सम्राट चौधरी जो है, ये विधान परिषद में नेता विरोधी दल है। ठीक है, सम्राट चौधरी ये बीजेपी के हैं। आगे देखें 29वां क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया गया है, कहाँ किया गया? ए मधेपुरा, बी सीतामढ़ी, सी गया, और डी पूर्णिया। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा आपको सी। कहाँ किया गया है? गया में किया गया है। सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण कहाँ किया गया? गया में किया गया। क्वेश्चन आया किस नदी पर किया गया? तो फल्गु नदी पर। किस नदी पर? फल्गु नदी। नदी के नाम पूछा जा सकता है इस नदी पर, तो फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी पे किया गया है। ठीक है, उसका उद्घाटन किस तिथि को किया गया है? आपको सचिवालय से आएगा, बीपी से आपको डेट भी पूछ देता है किस डेट को उद्घाटन हुआ, किस डेट को आए, किस तिथि का। तो इस डेट लिख ले 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, फल्गु नदी पर है। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर। 411 मीटर की लंबाई है। ठीक है, 411 मीटर लंबाई है। एक और इससे क्वेश्चन अभी बन रहा है कि बिहार के किस जिले का नया नाम का प्रस्ताव किया गया है? तो बिहार के गया जिले का ही नए नाम का प्रस्ताव किया गया। नए नाम का वो नाम क्या है? गया जी। क्या है? गया जी। इसका नया नाम अब हुआ गया जी। अभी प्रस्ताव हुआ है इसका, अभी गजट में, राज्य सरकार के गजट में नहीं आया। राज्य सरकार के जब गजट में आ जाएगा तो सभी जगह गया से गया जी नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, गया जी इसका प्रस्ताव किया गया है। इसका इसलिए दिया गया है कि भगवान विष्णु और गयासुर एक राक्षस था, असुर था, जिसके विरुद्ध वहाँ संग्राम हुआ था। इसीलिए यहाँ उसके गया जी नाम देने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, वहाँ विष्णुपद मंदिर भी है। क्वेश्चन भी आता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में ही है, भगवान विष्णु का है। ठीक है, यहीं पर लोग अपना पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इसके लिए भी फेमस देश विदेश से लोग आते हैं। ठीक है, अभी 2 दिन पहले जो निर्मला सीतारामन जो है वो अभी गई थी। ठीक है, अपने पूर्वज का पिंडदान करने के लिए। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां क्वेश्चन है बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है जो चर्चा में है वो पर्चा में आता है। तो अति पिछड़ा को लेकर के बिहार बड़ी राजनीति हो रही है। हाई कोर्ट में भी केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर आया है नगर पालिका चुनाव के कारण। ठीक है, बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये है नवीन चंद्र आर्या, बी है अरविंद निषाद, सी है विनोद भगत, और डी है
तारकेश्वर ठाकुर, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन राइट आंसर होगा आपको ए। नवीन चंद्र आर्या बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। और 3 जो ऑप्शन में दिखाई, अरविंद, निषाद, विनोद भगत, ये सब क्या है, अन्य सदस्य है। ये क्या है, ये सब क्या है, अन्य सदस्य हैं। ये तीनों क्या है, अन्य सदस्य हैं। इसके क्या है, अन्य सदस्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्य सदस्य हैं। कभी कभी अन्य सदस्य का भी नाम पूछ दिया जाता है, कौन इसमें अन्य सदस्य है, कौन नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में